हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ इज़ हार्ड बाय किरण सेठिया बुक के बारे में। बारिश हो रही थी, हल्की हल्की फुहारें खिड़की से टकरा रही थीं और बाहर धुंधली रोशनी में सब कुछ धीमा धीमा सा लग रहा था। कॉलेज के 3rd ईयर में पढ़ने वाला आयुष अपने रूम में बैठा खामोशी से बाहर देख रहा था। सामने टेबल पर फैली हुई किताबें, नोट्स, लैपटॉप और अधूरी कॉफी की कप उसकी उलझन को साफ बयां कर रहे थे। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उससे भी ज्यादा एक किस्म की बेचैनी। कल उसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और उसे लग रहा था जैसे कुछ भी ठीक से याद नहीं हो रहा। और यह सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर नहीं था, पिछले कुछ महीनों से वो बहुत सी चीज़ों से जूझ रहा था। हॉस्टल में लगातार नॉइज, घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कुछ दोस्त जिनसे अब बात नहीं होती, और फिर उस लड़की की याद जिससे बात करते हुए भी अब अजनबीपन सा लगता था। सब कुछ जैसे एक साथ टूट पड़ा था उस पर। उसने एक गहरी सांस ली और अपने बैग से एक पुरानी किताब निकाली जो उसे उसके एक सीनियर ने दी थी, द आर्ट ऑफ लिविंग। उस किताब की पहली लाइन थी, दुख अनिवार्य है, लाइफ इजंट मेंट टू बी पेन फ्री। आयुष कुछ देर उस लाइन को घूरता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, क्या सच में? तो फिर यह सब सहना ही होगा। उसे याद आया जब वो पहली बार कॉलेज आया था तो कितना एक्साइटेड था। नए दोस्त, नया शहर, हॉस्टल की आज़ादी, सब कुछ जैसे परफेक्ट लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी ने उसे रियल टेस्ट देना शुरू किया। पहले साल में ही उसका एक सब्जेक्ट में बैकलॉग लग गया था। वो पहली बार था जब उसने अपनी एकेडमिक एबिलिटी पर डाउट किया था, लेकिन तब भी उसने सोचा, चलो नेक्स्ट टाइम बेटर करूंगा, और किया भी। लेकिन हर बार एक न्यू चैलेंज रेडी रहता था। दूसरे साल में जब उसके पापा की नौकरी चली गई थी तो घर से पैसे आने में दिक्कत होने लगी थी। उसने छोटे छोटे पार्ट टाइम काम किए, कोचिंग में जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाया, असाइनमेंट्स बनाए और उसी में खुद को बिजी रखा। बाहर से सबको लगता कि आयुष बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से वो खुद को धीरे धीरे खोता जा रहा था। उसे लगता था कि शायद उसकी जिंदगी में कुछ गलत है। बाकी दोस्तों की लाइफ तो इतनी स्मूथ लगती थी, सब हंसते थे, घूमने जाते थे, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डालते थे, और आयुष बस लाइब्रेरी में बैठा अपना टाइम पास करता रहता। एक दिन उसने अपने दोस्त निखिल से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम बहुत सफ़र करते हैं, जैसे ये लाइफ बस हमें तोड़ने के लिए बनी हो? निखिल ने हंसते हुए कहा था, भाई सफ़र तो सब करते हैं, फ़र्क बस इतना है कि कोई दिखाता है, कोई छुपाता है। उस दिन से उसके दिमाग में ये बात घर कर गई थी। लेकिन फिर भी जब तक वो किताब नहीं पढ़ी थी, उसे ये बात समझ नहीं आई थी कि पेन फ्री लाइफ का कॉन्सेप्ट ही गलत है। किताब में लिखा था कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे सफरिंग ना मिली हो। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उस सफरिंग से सीखते हैं और कुछ लोग उस सफरिंग को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। आयुष ने फिर किताब को आगे पढ़ा। उसमें एक चैप्टर था, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। उसमें लिखा था कि जब हम पेन को लेकर सोचते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसके पीछे की वजह समझते हैं, तो हम उस पेन से डरना छोड़ देते हैं। पेन जब तक अनजाना होता है डरावना लगता है, लेकिन जब हम उसे फेस करते हैं, समझते हैं, तो वो हमें कुछ सिखाता है। आयुष ने अपनी जिंदगी की सारी घटनाओं को रिवाइंड करना शुरू किया। जब उसने पहली बार फेलियर टेस्ट किया था, वो बहुत शैटर्ड हुआ था, लेकिन उसी फेलियर ने उसे मेहनत करना सिखाया था। जब उसके पापा की नौकरी गई थी, तब उसने पैसों की वैल्यू समझी। जब दोस्त दूर हुए तो उसने खुद से दोस्ती करना सीखा, और जब प्यार में दिल टूटा तो उसने अकेले रहना सीखा। हर बार की सफरिंग ने उसे कुछ ना कुछ सिखाया था, और अब जाकर उसे समझ आया कि पेन कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है ग्रोथ का। किताब में एक और बात थी जिसने उसे बहुत डीपली हिट किया, लाइफ डजंट प्रॉमिस ईज, इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू इवॉल्व। मतलब ये कि जिंदगी कभी आसान नहीं होने वाली, लेकिन वो हर मोड़ पर हमें ग्रो करने का मौका देती है। जब हम पेन से भागते हैं तो हम उस लर्निंग से भी भागते हैं जो उस पेन के साथ छुपी होती है। उसने एक पेन उठाया और अपने डायरी में लिखा, मुझे अब पेन से डर नहीं लगता, मैं जानता हूं कि ये टेम्पोरेरी है, और जब ये जाएगा मैं पहले से बेटर इंसान बन चुका होऊंगा। उस दिन के बाद आयुष में सटल सा चेंज आने लगा। अब वो पेन को रेजिस्ट नहीं करता था। अगर किसी दिन कुछ बुरा होता तो वो खुद से पूछता,
इसमें से मैं क्या सीख सकता हूं? जैसे एक बार उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, जबकि उसने बहुत मेहनत की थी। पहले होता तो वो हफ्तों तक डिप्रेस्ड रहता, लेकिन अब उसने काल्मली सोचा, शायद मुझे अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करना होगा, या शायद मुझे ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए। वो हर दिन थोड़ा और मैच्योर होता गया। अब जब उसके दोस्त कंप्लेन करते थे कि लाइफ अनफेयर है, तो वो उन्हें बस एक लाइन कहता, लाइफ फेयर होने के लिए नहीं बनी है, ये इवॉल्व करने के लिए बनी है। उसने जाना कि सफरिंग उसे बढ़ा बना रही थी। वो अब छोटी छोटी चीज़ों पर अपसेट नहीं होता था। चाहे एग्ज़ाम में कम नंबर आए या कोई प्लान कैंसिल हो जाए, वो बस डीप ब्रीथ लेकर कहता, इट्स ओके, दिस टू शैल पास। अब जब वो लाइब्रेरी में बैठा होता था तो पहले जैसी लोनलीनेस नहीं होती थी। उसे अपनी कंपनी अच्छी लगने लगी थी। उसने धीरे धीरे मेडिटेशन शुरू किया, जर्नलिंग करने लगा और फिलॉसफी की किताबें पढ़ने लगा। वो अब दूसरों की सफरिंग को भी समझने लगा था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। किसी को दुखी देखता तो जजमेंटल नहीं होता, बल्कि एम्पैथेटिक हो जाता। उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वो सक्सेस को सिर्फ मार्क्स या जॉब से मेजर नहीं करता था, बल्कि इस बात से करता था कि वो एडवर्सिटी में कितना काल्म रह पाता है। एक बार उसके साथ एक बहुत पेनफुल इवेंट हुआ। उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। वो एग्जाम छोड़कर होम टाउन गया। हॉस्पिटल के बाहर बैठकर वो रात भर जागता रहा, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। उसने खुद से कहा, पेन है लेकिन मैं इससे डरूंगा नहीं, मैं स्ट्रांग बनूंगा। और सच में वो उन दिनों में सबसे ज्यादा मैच्योर इंसान बन गया। आयुष को अब समझ आ गया था कि पेन कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसकी रिस्पॉन्स पेन को मीनिंग देता है। अगर वो रोते हुए कहे, मेरे साथ ही क्यों, तो वो विक्टिम बन जाता है। लेकिन अगर वो सोचकर कहे, ये क्यों हुआ और इससे मुझे क्या सीखना है, तो वो विनर बन जाता है। 3 साल बाद जब उसने कॉलेज छोड़ा तो मार्क्स एवरेज थे, लेकिन माइंडसेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। और उसे ये समझ आ गया था कि जिंदगी में सबसे बड़ा एसेट हमारी सोच होती है। कैसे हम सफरिंग को देखते हैं, कैसे हम एडवर्सिटी में खुद को संभालते हैं। आज जब भी कोई नया स्टूडेंट उससे पूछता है, भैया कॉलेज लाइफ टफ लग रही है, तो वो मुस्कुराकर कहता है, हाँ टफ तो है, पर उसी में असली मजा है। पेन से मत भागो, उससे दोस्ती करो, वहीं से तुम्हारी स्ट्रेंथ निकलेगी। और फिर वो वही किताब देता है जो उसे उसके सीनियर ने दी थी, द आर्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि अब वो जान चुका था कि सफरिंग से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। और जब तुम उसे समझ जाते हो तो जिंदगी की कोई भी मुसीबत तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब तुम सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे, बल्कि ट्रूली लिव कर रहे हो। कॉलेज खत्म हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे। आयुष अब एक मेट्रो सिटी में जॉब कर रहा था, एक रिप्यूटेड टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर। सब कुछ धीरे धीरे सेट होता दिख रहा था। उसकी सैलरी ठीक ठाक थी। उसने एक छोटा सा फ्लैट रेंट पर ले लिया था और वीकेंड्स में वो कभी कैफे में बैठकर किताबें पढ़ता तो कभी पास के पार्क में लॉन्ग वॉक्स पर चला जाता। बाहर से देखा जाए तो उसकी लाइफ बहुत बैलेंस्ड लगती थी, लेकिन इस बार सफरिंग ने एक नए रूप में उसका दरवाज़ा खटखटाया था, शरीर के दर्द के रूप में। शुरुआत में ये बस हल्की सी परेशानी थी। लोअर एब्डोमेन में हल्का सा खिंचाव महसूस होता था। उसने सोचा शायद ये बस थोड़ी एसिडिटी या स्ट्रेस की वजह से है, लेकिन धीरे धीरे ये दर्द बढ़ने लगा। एक अजीब सी जलन, बेचैनी और कुछ समझ ना आने वाला डिस्कम्फर्ट। कई बार वो रात को सोते सोते उठ जाता, करवटें बदलता रहता, लेकिन आराम नहीं मिलता। सुबह होते ही ऑफिस के लिए निकलना पड़ता था, लेकिन दिमाग में हर समय वही डिस्कम्फर्ट घूमता रहता। कई डॉक्टर्स के पास गया, कई टेस्ट्स हुए, लेकिन कोई सॉलिड डायग्नोसिस नहीं मिल रहा था। आखिरकार एक स्पेशलिस्ट ने कहा, इट लुक्स लाइक क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम। आयुष थोड़ा कंफ्यूज हो गया। पहली बार सुना था उसने ये टर्म। डॉक्टर ने समझाया कि ये फिजिकल पेन है, लेकिन कई बार इसका कनेक्शन मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस से भी होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसका कोई फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है। इसे मैनेज करना होता है लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिटेशन और सबसे ज़रूरी पेशेंस। आयुष क्लिनिक से बाहर निकला तो जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। उसे लगा कि कोई उसको इनविजिबल चेन से बांध रहा है। इतना एम्बिशियस और एनर्जेटिक इंसान
जो अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहता था, आज खुद से ही डरने लगा था। घर आते ही उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, मोबाइल साइलेंट कर दिया, लैपटॉप बंद कर दिया और बस लेट गया। उसके दिमाग में एक ही थॉट घूम रहा था, अब मेरी लाइफ का क्या होगा? ये पेन परमानेंट रहेगा क्या? क्या मैं हमेशा इसी डिस्कम्फर्ट के साथ जीऊंगा? धीरे धीरे उसे लगने लगा जैसे उसका आइडेंटिटी इस पेन में घुलने लगा है। अब वो खुद को आयुष द इंजीनियर नहीं, बल्कि आयुष द सफरर मानने लगा था। वो हर काम से पहले सोचता, क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर बीच में पेन शुरू हो गया तो? उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ड्रेन होने लगा। दोस्तों के कॉल्स अवॉइड करने लगा, ऑफिस के काम में मन नहीं लगता। वीकेंड आउटिंग्स उसने बंद कर दिए। जो आयुष कभी दूसरों को मोटिवेट करता था, अब खुद मिरर में देखकर खुद से नजरें चुराने लगा था। एक दिन वो अपनी डायरी पढ़ रहा था, वही डायरी जिसमें उसने कॉलेज के दौरान अपनी स्ट्रगल्स और लर्निंग्स लिखी थी। वहां एक लाइन थी, पेन से मत भागो, उससे दोस्ती करो। और जैसे ही उसने ये पढ़ा, उसके दिल में एक स्पार्क जला। उसे याद आया वो प्रोफेसर की बात, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन हेल्प्स अस रिस्पॉन्ड वाइजली टू एडवर्सिटी। तभी उसने एक नई किताब पढ़नी शुरू की, कीरन सेटिया की किताब, जिसमें क्रॉनिक पेन को लेकर बहुत खुलकर बातें की गई थीं। सेटिया ने अपनी किताब में क्रॉनिक पेल्विक पेन का जिक्र किया था और बताया था कि कैसे ये फिजिकल सफरिंग इंसान के सोचने के तरीके को, उसकी आइडेंटिटी को और यहाँ तक कि उसके टाइम परसेप्शन को भी डिस्टॉर्ट कर देती है। आयुष को जैसे अपने लिए शब्द मिल गए थे। उसे समझ आया कि वो जो महसूस कर रहा है वो अकेले नहीं है। इस दर्द ने उसकी जिंदगी के हर मोमेंट को बांध रखा था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सब इस पेन के लेंस से देखने लगा था वो। अब उसका दिन इस तरह होता, सुबह उठते ही सबसे पहले पेन का ध्यान आता, फिर जब काम करता तो फोकस करने के बजाय बॉडी की हलचल पर ज्यादा ध्यान जाता। उसे लगता, अभी बढ़ गया तो क्या करूंगा? फ्यूचर का सोचता तो डर लगता, अगर ये हमेशा रहा तो क्या मैं कभी नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा? वो वक्त को पेन से तौलने लगा था। सेटिया ने लिखा था कि क्रॉनिक पेन सिर्फ शरीर की तकलीफ नहीं होती, ये आइडेंटिटी को ऐसे घेर लेता है कि इंसान खुद को एक पेशेंट से ज्यादा कुछ मान ही नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात, यह हमें खुद के प्रति कठोर बना देता है। हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं, शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा, या मैं ही कमजोर हूं जो इससे नहीं लड़ पा रहा। आयुष को लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। उसने खुद से पूछा, क्या मैं खुद से कंपैशन से पेश आ रहा हूं? जवाब था नहीं। वो हर दिन खुद से लड़ रहा था, खुद को जज कर रहा था, खुद को धक्का दे रहा था, बेटर बनो, नॉर्मल बनो, दूसरों जैसे बनो। लेकिन खुद को समय देना, अपने दर्द को एक्नॉलेज करना, खुद के लिए जेंटल होना, ये उसने कभी सोचा ही नहीं था। उस दिन उसने एक नया रेजोल्यूशन लिया, मैं इस पेन से भागूंगा नहीं, मैं इसके साथ जीना सीखूंगा। और सबसे जरूरी, मैं खुद से प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। उसने खुद के लिए एक नया रूटीन बनाया। अब सुबह उठते ही वो मेडिटेशन करता था, बस 5 मिनट शांत बैठना, अपने शरीर को ऑब्जर्व करना, अपनी सांसों को महसूस करना। फिर वो ग्रैटिट्यूड लिखता था, 3 चीजें जिनके लिए वो थैंकफुल था, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। जैसे कि आज पेन थोड़ा कम था, आज उसने दोस्त से बात की, या आज उसने कुछ अच्छा खाया। धीरे धीरे उसने खुद के लिए एक हीलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना शुरू किया। वो अब खुद से हार्श बातें नहीं करता था। पेन आता तो कहता, इट्स ओके, तुम अभी भी स्ट्रांग हो। मिरर में देखता और खुद से मुस्कुराकर कहता, यू आर मोर देन योर पेन। अब वो अपने दोस्तों से भी खुलकर बात करने लगा। उसने अपने एक दोस्त से कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन सब कुछ ईजी नहीं है। और पहली बार उसने महसूस किया कि वल्नरेबिलिटी भी स्ट्रेंथ होती है। जब हम अपने दर्द को स्वीकारते हैं तो हम अपने अंदर की कंपैशन को अनलॉक करते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। एक बार ऑफिस में एक कॉलीग अपसेट था, किसी पर्सनल रीजन से। पहले होता तो आयुष शायद बस सिंपैथेटिक होता, लेकिन अब उसने खुद से रिलेट किया, उसकी बात सुनी और कहा, आई गेट इट। कभी कभी चीजें समझ से बाहर लगती हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और उस दोस्त की आंखों में जो कंफर्ट दिखा, उससे आयुष को लगा जैसे उसका दर्द अब किसी और के लिए हीलिंग बन रहा है। उसने एक ब्लॉग भी शुरू किया, लिविंग विद लाइट, जहां वो अपनी जर्नी शेयर करता था। पेन के साथ जीना, खुद से कंपैशन से पेश आना
और जिंदगी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना, ये सब बातें वो लोगों से बांटने लगा। बहुत सारे लोग जो सेम स्ट्रगल से गुजर रहे थे, उन्होंने उससे कांटेक्ट किया और आयुष को लगा कि शायद पेन ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि एक नया रास्ता दिखाया है। अब भी उसका पेन पूरी तरह से चला नहीं गया है, लेकिन अब वो उससे डरता नहीं। वो जानता है कि वो इस दर्द के साथ भी पूरा इंसान है, कंप्लीट, वर्दी और केपेबल। और जो सबसे बड़ा लेसन उसने सीखा वो ये था, खुद से दया और समझदारी से पेश आना सबसे ज़रूरी हीलिंग है। रात के वक्त जब वो बैल्कनी में खड़ा होता है और हल्की हवा उसके चेहरे को छूती है, तो वो खुद से कहता है, पेन ने मुझे रुकने पर मजबूर किया, लेकिन इसी पॉज में मैंने खुद को पाया। मैं अब सिर्फ एक इंजीनियर नहीं हूं, ना ही सिर्फ एक पेशेंट, मैं एक इंसान हूं जो जीना सीख रहा है, हर मोमेंट को अपनाकर। आयुष की जिंदगी अब एक नए बैलेंस की ओर बढ़ रही थी। क्रॉनिक पेन के साथ उसने जीना सीख लिया था, खुद से कंपैशन से पेश आना सीखा था, और वो अब थोड़ा थोड़ा स्टेबल महसूस करने लगा था। मगर जैसे ही एक चीज संभलती, जिंदगी दूसरी परीक्षा तैयार कर देती है। इस बार जो तूफान आने वाला था वो बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से उठने वाला था। एक ऐसा स्ट्रगल जो किसी रिपोर्ट में नहीं दिखता, लेकिन हर एम्बिशियस इंसान के दिल में साइलेंटली पलता रहता है फेलियर का डर और उससे जुड़ा सेल्फ डाउट। आयुष की कंपनी में कुछ इंटरनल प्रमोशंस की लिस्ट आई। उसे लगा था कि इस बार उसका नाम जरूर होगा। उसने पिछले 1 साल में काफी मेहनत की थी, कई लेट नाइट्स, कई टाइट डेडलाइंस, और साथ ही अपनी हेल्थ के साथ स्ट्रगल करते हुए वो हर टास्क को अच्छे से पूरा करता आया था। लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो उसका नाम नहीं था। उसके साथ जॉइंड एक जूनियर को प्रमोशन मिला था। पहले तो आयुष ने हंसकर बात को टाल दिया, इट्स ओके नेक्स्ट टाइम। लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। उसका माइंड बार बार वही सवाल दोहरा रहा था, क्या मेरी मेहनत कम थी? क्या मैं इतना अच्छा नहीं हूं? क्या मेरा पेन मेरी प्रोडक्टिविटी पर भारी पड़ रहा है? और फिर धीरे धीरे एक चुप सेल्फ डाउट उसके अंदर घर करने लगा। अब वो अपने परफॉर्मेंस को क्वेश्चन करने लगा। ऑफिस में मीटिंग्स के दौरान वो पहले कॉन्फिडेंट बोलता था, अब हर बात से पहले पॉज लेने लगा। वो खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगा, देखो वो कितना स्मार्ट बोलता है, कितना तेज है, मैं शायद एवरेज ही हूं। धीरे धीरे उसके अंदर एलियनेशन की फीलिंग बढ़ने लगी, एक तरह का डिस्कनेक्ट, न केवल दूसरों से बल्कि खुद से भी। कई रातें वो अपने कमरे में लेटे लेटे छत को देखता और सोचता, क्या मैं वाकई कुछ हासिल कर रहा हूं? ये सब करने का क्या मतलब है अगर रिजल्ट ही ना मिले? वो उस मेरिटोक्रेटिक सोच में फंस गया था जिसमें यह माना जाता है कि अगर तुम खड़ी मेहनत करो तो तुम्हें रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो या तो तुमने मेहनत कम की या तुम लायक नहीं थे। उसी समय उसने फिर से किरण सेठिया की किताब उठाई, जिसमें एक चैप्टर फेलियर के बारे में था। सेठिया ने उस मिथ को चैलेंज किया था जो कहता है कि दुनिया प्योर मेरिटोक्रेसी पर चलती है, यानी जो सबसे बेहतर है उसे ही सक्सेस मिलेगा। सेठिया ने लिखा था कि यह सोच डेंजरस है, क्योंकि जब कोई फेल करता है तो वो ये मानने लगता है कि उसमें ही कोई कमी है, और फिर वो खुद से नफरत करने लगता है। आयुष ने यह पढ़ते ही किताब बंद की, आंखें मूंदी और गहरी सांस ली। पहली बार किसी ने उसके मन की सबसे गहरी बात को खुले शब्दों में कहा था। उसे रियलाइजेशन हुआ कि वो भी उसी मिथ में जी रहा था। उसे लगता था कि अगर वो हर चीज में बेस्ट बन जाएगा तो ही उसका वर्थ साबित होगा, और जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने खुद को ही रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। उसी रात उसने अपनी पुरानी कॉलेज डायरी फिर से पढ़ी, जिसमें एक लाइन थी, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे रिजल्ट से नहीं, तुम्हारे वैल्यूज से तय होती है। ये लाइन उसके लिए अब तक सिर्फ मोटिवेशन कोट थी, लेकिन आज पहली बार वो इसे समझ पाया। उसने सोचा, क्या मेरी मेहनत वाकई बेकार गई थी, या मैं सिर्फ एक प्रमोशन के रिजल्ट से अपनी वर्थ डिसाइड कर रहा हूं? अगले दिन ऑफिस में एक जूनियर ने आकर कहा, भाई आपसे एक चीज सीखने का मन कर रहा है। जिस तरह आपने हेल्थ इश्यूज के बावजूद काम किया वो इंस्पायरिंग है। आयुष कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुरा दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी वैल्यू केवल अप्रेजल फॉर्म्स या HR फीडबैक से नहीं, बल्कि उसके एक्शंस और रेजिलियंस से बनती है। उसने अब अपने डेली रूटीन में एक नया थॉट प्रोसेस शामिल किया, मैं आज किस वैल्यू को जिया। अब वो हर दिन खुद से पूछता, क्या मैंने ऑनेस्टी से काम किया?
क्या मैंने किसी की मदद की? क्या मैंने पेशेंस रखा? और धीरे धीरे उसकी नज़र रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर टिकने लगी। उसी दौरान कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आया जो काफ़ी चैलेंजिंग था और बाकी लोग उससे कतराने लगे। आयुष ने खुद से कहा, मैं इसमें कोई अवार्ड जीतने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ग्रो करने के लिए हिस्सा लूंगा। उसने वो प्रोजेक्ट लीड किया। कई बार काम के बीच डाउट्स आए, पर अब वो खुद को याद दिलाता, रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन मेरे एक्शंस हैं। उस जर्नी में उसने देखा कि जब हम खुद को वैल्यूज से जज करते हैं, न कि आउटकम्स से, तो एक अलग तरह की इनर पीस मिलती है। वो फिर से कॉन्फिडेंट होने लगा, लेकिन इस बार उसका कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस पर नहीं, पर्पस पर टिका था। एक दिन उसने अपने मैनेजर से बातचीत में कैजुअली कहा, मैंने अब यह सीख लिया है कि काम का असली मजा तब आता है जब आप खुद से जुड़कर काम करते हैं, न कि सिर्फ किसी ट्रॉफी के लिए। और उसके मैनेजर ने मुस्कुरा कर कहा, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट लीडरशिप इज अबाउट। बाहर की दुनिया में अभी भी वही रेस चल रही थी, कौन आगे निकलेगा, किसे कितना बोनस मिलेगा, किसका नाम शाइन करेगा। लेकिन आयुष अब उस दौड़ में नहीं था। वो अब अपनी लेन में चल रहा था, अपने पेस पर, अपनी वैल्यूज के साथ। उसका ब्लॉग अब और लोगों तक पहुंचने लगा था। कई लोग उससे पूछते, तुम इतनी क्लैरिटी कैसे रखते हो? और वो बस एक ही बात कहता, मैंने खुद को यह समझाया है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता। कई बार हार में भी एक लेसन छुपा होता है जो तुम्हें जिंदगी भर गाइड करता है। अब जब वो रात को अपने कमरे में बैठता तो वो फिर से खुद से बातें करता, लेकिन अब वो सेल्फ डाउट की बातें नहीं होती थी। अब वो खुद से कहता, आज तुमने सच बोला, ईमानदारी से काम किया और किसी को सपोर्ट दिया। दैट्स रियल सक्सेस। उसने सीखा कि फेलियर सिर्फ एक रिजल्ट नहीं होता, बल्कि वो एक लेंस होता है जो तुम्हें अपनी अंदरूनी थिंकिंग का आईना दिखाता है। अगर तुम सिर्फ जीत के लिए जियोगे तो हार तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन अगर तुम वैल्यूज के लिए जियोगे तो हार भी तुम्हें कुछ सिखा जाएगी। आयुष की कहानी अब भी चल रही है। अभी भी उसे चैलेंजेस मिलते हैं और कई बार फिर से वही पुराना डाउट उभर आता है, लेकिन अब वो जानता है कि उसे उस डाउट से कैसे डील करना है। न भागना है, न लड़ना है, बस समझदारी से उसका सामना करना है। और शायद यही असली मैच्योरिटी है, जब हम अपनी वर्थ को रिजल्ट से नहीं, बल्कि उस जर्नी से नापते हैं जो हमने तय की है। आयुष अब खुद को पहले से ज्यादा स्टेबल महसूस कर रहा था। क्रॉनिक पेन से लड़ना, प्रमोशन न मिलने के बाद खुद को समझाना और फिर वैल्यूज बेस्ड लाइफ को अपनाना, इन सब ने उसे एक गहरी मैच्योरिटी दी थी। लेकिन स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। असली ट्विस्ट तो तब आया जब वो महसूस करने लगा कि वो अकेला है, बहुत अकेला। ऑफिस में काम अच्छा चल रहा था, रिस्पेक्ट मिल रही थी, लोग एडवाइस मांगने लगे थे, लिंक्डइन पर उसके पोस्ट्स वायरल होने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे आउटर वर्ल्ड उसे अप्रिशिएट करने लगी, उसकी इनर वर्ल्ड और भी खाली लगने लगी। रात को जब वो घर आता तो एकदम खामोशी उसका इंतजार कर रही होती। ना कोई दोस्त से मिलने की एक्साइटमेंट, ना ही कोई ऐसा इंसान जिससे वो दिल खोलकर बात कर सके। आयुष को याद आया जब वो कॉलेज में था तो हर छोटी बड़ी बात किसी ना किसी फ्रेंड से शेयर करता था। देर रात कैंटीन में बैठकर बिना किसी एजेंडा के बातें करना, या एग्जाम से पहले डर लगने पर बस किसी का पास में होना, ये सब अब लग्जरी लगने लगा था। उसे अब समझ आने लगा था कि कामयाबी के पीछे भागते भागते उसने दोस्ती और कम्युनिटी जैसी बेसिक चीज़ों को कितनी आसानी से इग्नोर कर दिया था। एक शाम वो ऑफिस से लौटा और सोचा कि किसी पुराने दोस्त को कॉल कर ले। उसने कॉलेज वाले दोस्त रौनक को कॉल किया। पहले तो बात थोड़ी ऑकवर्ड रही इतने सालों बाद, लेकिन जैसे ही बात खुली ऐसा लगा कि कुछ पुराना बहुत प्यारा हिस्सा वापस जिंदा हो गया हो। उन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव पर बात की और रौनक ने कहा, भाई तू हमेशा से डीप थिंकर था, लेकिन तू इतना लोनली कैसे हो गया? आयुष के पास उस सवाल का कोई क्लियर जवाब नहीं था, लेकिन उस रात उसने एक नया डिसीजन लिया। अब वो कनेक्शन को प्रायोरिटी देगा। जस्ट लाइक किरण सेठिया ने अपनी किताब में लिखा था कि मॉडर्न लोनलीनेस एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है और फ्रेंडशिप कोई लग्जरी नहीं बल्कि जिंदगी की जरूरत है। उसने अगले हफ्ते के लिए एक मिनी गोल सेट किया, हर दिन किसी एक पुराने दोस्त से बात करेगा। शुरुआत में उसे लगा कि लोग बिजी होंगे, बात नहीं करेंगे, लेकिन जब उसने एफर्ट किया तो रिस्पॉन्सेस चौंकाने वाले थे। लोगों ने खुशी से बात की, पुरानी यादें ताज़ा की
और सबसे बड़ा जो रियलाइजेशन आया वो ये था कि वो अकेला नहीं था। कई लोग उसी तरह की फीलिंग्स से जूझ रहे थे, लेकिन कोई पहल नहीं कर रहा था। आयुष ने अपने ही अपार्टमेंट में एक छोटा गैदरिंग ऑर्गेनाइज किया, चाय और संवाद नाम से। उसने अपने बिल्डिंग के लोगों को इनवाइट किया, जिनसे वो सिर्फ लिफ्ट में हाय कहकर निकल जाता था। पहले तो लगा कि शायद कोई आएगा नहीं, लेकिन उस शाम 6 लोग आ गए। और फिर वो शाम छोटी बातों से शुरू हुई और दिल के दर्द तक पहुंच गई। किसी ने अपने जॉब लॉस की बात की तो किसी ने अपने ब्रेकअप की। किसी ने कहा कि वो इस शहर में बिल्कुल अकेला महसूस करता है। उस गैदरिंग में एक लड़की, श्रेया, ने एक लाइन कही जो आयुष के दिल को छू गई। हमें कनेक्शन की क्रेविंग है, लेकिन हम सब डरते हैं पहले कदम उठाने से। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हमें फिर से वो बच्चा बनना पड़े जो प्लेग्राउंड में बिना सोचे बोल देता था, दोस्ती करोगे? अब वो हर 2 हफ्ते में ऐसा मीटअप करता था और धीरे धीरे उसका लोनलीनेस कम नहीं बल्कि डिसॉल्व होने लगा, क्योंकि वो खुद एक नेटवर्क का हिस्सा बनने लगा था। उसने खुद को उस मिथ से बाहर निकाला कि अडल्ट लाइफ में अकेलापन नॉर्मल है। सेठिया की फिलॉसफी के हिसाब से कम्युनिटी और कनेक्शन कोई इमोशनल बोनस नहीं, बल्कि ज़रूरी लाइफलाइंस हैं जो हमें फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड से जोड़ती हैं। एक दिन उसने अपनी ब्लॉग में लोनलीनेस पर एक पोस्ट लिखा, मॉडर्न लोनलीनेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को हॉलो कर देती है। इसका इलाज फैंसी एप्स या बिजी स्केड्यूल्स में नहीं, बल्कि रियल कॉन्वर्सेशंस और साथ बैठने में है। उस पोस्ट पर इतने कमेंट्स आए कि उसे खुद हैरानी हुई। किसी ने लिखा, मैं रोज लोगों से घिरा हूं पर अकेला हूं। किसी ने लिखा, तुम्हारा पोस्ट पढ़कर पहली बार लगा कि मेरी फीलिंग्स वैलिड हैं। आयुष ने अब कॉन्शियस अपने आसपास दोस्ती और बिलोंगिंगनेस को नर्चर करना शुरू किया। ऑफिस में वो सिर्फ काम की बात नहीं करता, बल्कि लंच ब्रेक्स में लोगों से कैजुअली बातें करने लगा। किसी के साथ वॉक पर चला जाता, किसी को कॉफी पर इनवाइट कर लेता। स्लोली लोग उससे जुड़ने लगे और वो एक ऐसा इंसान बन गया जिसके पास खुद के लिए भी समय था और दूसरों के लिए भी प्रेजेंस। उसका अकेलापन अब एक इंसानी कनेक्शन की ऊर्जा में बदल चुका था। कभी जो खामोशी उसे डराती थी, अब वही खामोशी मीनिंगफुल लगती थी, क्योंकि वो जानता था कि जब चाहे वो किसी से कनेक्ट कर सकता है। और इससे बड़ी फ्रीडम क्या हो सकती है? उसे अब समझ आया कि हम सब एक इनविजिबल लोनलीनेस के शिकार हैं। हम ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड। और हमें इस इल्यूशन को तोड़ना होगा कि अकेले फाइट करना ही मैच्योरिटी है। सच तो ये है कि मैच्योरिटी वो है जब हम अपनी ज़रूरत को एक्सेप्ट करें, चाहे वो इमोशनल हो या सोशल। आयुष की कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां पेन, फेलियर और लोनलीनेस ने मिलकर उसे एक ऐसे इंसान में बदल दिया था जो न सिर्फ खुद से जुड़ा था, बल्कि औरों से भी सिंसियरली जुड़ना चाहता था। उसकी जर्नी अब आइसोलेटेड अचीवमेंट से शेयर्ड ह्यूमैनिटी की ओर बढ़ चुकी थी। अब जब वो शाम को बैल्कनी में बैठकर चाय पीता था, तो उसका फ़ोन चुप नहीं रहता। कभी कोई दोस्त कॉल करता, कभी कोई मैसेज करता, ब्रो अगली चाय एंड कॉन्वर्सेशन कब है? और वो मुस्कुरा कर कहता, जल्दी ही। आयुष की जिंदगी अब काफ़ी हद तक संतुलित हो चुकी थी। उसने फिजिकल पेन को सहन करना सीख लिया था, फेलियर से आइडेंटिटी को अलग करना सीख लिया था और लोनलीनेस से लड़कर एक मजबूत सर्कल बना लिया था। उसकी लाइफ अब पूरी तरह से वैल्यूज ड्रिवन और इमोशनली रिच हो गई थी। लेकिन फिर जिंदगी ने एक और मोड़ लिया, एक ऐसा मोड़ जो ना कोई सिखा सकता है, ना कोई प्रिपेयर कर सकता है ग्रीफ। एक सुबह आयुष को अपने छोटे भाई यश का कॉल आया। आवाज कांप रही थी और बस इतना कहा, भाई पापा नहीं रहे। ये 4 शब्द आयुष के पूरे एग्जिस्टेंस को जैसे थाम कर रख गए। जिस इंसान को उसने हमेशा स्ट्रांग, अनब्रेकेबल और सबसे ज्यादा डिपेंडेबल माना था, अब वो नहीं था। उस पल के बाद टाइम जैसे रुक गया। आयुष बहुत देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। वो बस एक कोने में बैठ गया और दीवार को घूरता रहा। अगले ही दिन वह घर पहुंचा। सब कुछ एक ड्रीम जैसा लग रहा था, लेकिन वो कोई अच्छा सपना नहीं था। माँ चुप थी, आंखों में समंदर भरा था, लेकिन एक भी आंसू नहीं गिर रहा था। यश बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। रिलेटिव्स आते जा रहे थे, सांत्वना दे रहे थे, लेकिन सब कुछ जैसे हॉलो लग रहा था।
किसी की बात समझ नहीं आ रही थी और ना ही किसी बात का जवाब देने का मन था। पापा का जाना जैसे एक पूरा फाउंडेशन हिला गया था। आयुष को याद आया बचपन में जब वो गिरता था, पापा उसे चुपचाप उठाकर कहते थे, रो मत, मैं हूं ना। और अब जब वो सबसे बड़ी गिरावट महसूस कर रहा था, पापा नहीं थे। उस वक्त उसे समझ आया कि ग्रीफ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे टाइम के साथ भूल जाया जाता है। ये कुछ वैसा है जो हमेशा साथ चलता है, बस उसके साथ जीने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। सेठिया की फिलॉसफी में आयुष ने पढ़ा था कि ग्रीफ को ओवरकम करने की कोशिश करना फ्यूटाइल है। उसे लाइव करना होता है, उसे साथ लेकर चलना होता है। और अब वो उस फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में फील कर रहा था। पहले 2 हफ्ते तो वो बस नम रहा, किसी भी इमोशन का मतलब नहीं समझ आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब लाइफ वापस रूटीन की तरफ बढ़ने लगी तो ग्रीफ ने एक अलग शेप लेना शुरू किया। वो हर छोटी चीज में पापा को खोजने लगा। चाय बनाते हुए जब केटल सीटी मारती तो पापा की आदत याद आती जो हमेशा कहते थे, सीटी ना मारे तो चाय में जान नहीं आती। बालकनी में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए वो खाली कुर्सी देखता और एक अजीब सा साइलेंस महसूस करता। वो साइलेंस जो अब परमानेंट कंपेनियन बन गया था। पहले तो वो इस ग्रीफ को दूर करना चाहता था जैसे कोई भारी बैग हो जिसे उतारकर साइड में रखते। लेकिन जितना वो उस ग्रीफ को अवॉइड करता उतना ही वो अंदर से खोखला महसूस करता। फिर एक दिन उसने वो डायरी निकाली जिसमें वो अपने इमोशंस लिखा करता था। उसने लिखा, पापा आप नहीं हो, लेकिन आपकी हर बात अब मेरी सोच में है। आपकी वैल्यूज, आपकी बातें, आपकी वो डांट और वो प्यार अब सब मेरी एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। उस दिन के बाद उसने ग्रीफ को एक नए तरीके से देखना शुरू किया। अब वो पापा की नॉन एग्जिस्टेंस को महसूस नहीं करता था, बल्कि उनकी प्रेजेंस को नए तरीकों से एक्नॉलेज करता था। जैसे किसी गाने की धुन जो खत्म हो चुकी हो लेकिन उसकी गूंज अभी भी दिल में बसी हो। एक दिन उसकी माँ ने पुराने फोटो एल्बम्स निकाले। सब मिलकर उन्हें देखने लगे। हर फोटो एक स्टोरी लेकर आती। किसी में पापा बाइक पर बिठाकर ले जा रहे हैं तो किसी में हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ रहे हैं। आयुष ने देखा कि हर फोटो के साथ उसका दिल भर आता है, लेकिन अब वो आंसू रोकने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि अब उसे गिल्ट नहीं था कि वो कमजोर है। अब उसे समझ आ गया था कि ग्रीफ कोई वीकनेस नहीं, बल्कि एक रिश्ता है जो डेथ के बाद भी बना रहता है। आयुष ने अब अपने ग्रीफ को मीनिंग देना शुरू किया। उसने एक छोटी सी चैरिटी इनिशिएटिव शुरू की अपने पापा के नाम से। हर साल उनके जन्मदिन पर वो कुछ बच्चों को किताबें और स्टेशनरी देता, और हर बार जब कोई बच्चा मुस्कुराता उसे लगता कि पापा वहीं कहीं हैं, उस मुस्कान में जिंदा है। अब ग्रीफ एक वेट नहीं था, बल्कि एक ब्रिज बन चुका था उसे पापा से जोड़ने वाला। कई बार जब वो अकेला होता तो उनसे इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस करता। उन्हें बताता कि आज ऑफिस में क्या हुआ, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा गया, यश कैसे ग्रो कर रहा है। ये सब बातें वो जानता था कि अब जवाब नहीं आएंगे, लेकिन उस साइलेंस में भी उसे एक बिलोंगिंगनेस महसूस होती थी। सेठिया ने जो कहा था वो अब बिल्कुल क्लियर था, ग्रीफ डजंट एंड, इट इवॉल्व्स, और इसी एवोल्यूशन में मीनिंग है। एक दिन आयुष ने अपनी मदर से पूछा, माँ आपको पापा की सबसे ज्यादा क्या याद आती है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, उनका गुस्सा, जो किसी और के लिए डरावना होता था, मेरे लिए कंफर्टिंग था, क्योंकि उसमें भी केयर छुपा होता था। उस दिन आयुष को ग्रीफ का एक और रंग दिखा, नॉस्टैल्जिया, वो एहसास जो दुख भी देता है और कंफर्ट भी। अब जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठता तो अपने ग्रीफ के बारे में ओपनली बात करता। पहले लोग चौंक जाते थे क्योंकि हमारे समाज में दुख को प्राइवेट रखने की आदत है, लेकिन जब आयुष ने शेयर किया तो और लोग भी खुलने लगे। किसी ने कहा, मैंने अपनी बहन को खोया है लेकिन कभी बात नहीं की। किसी और ने कहा, मैं आज भी अपने दादाजी को बहुत मिस करता हूं। उन कॉन्वर्सेशंस में हीलिंग थी। अब ग्रीफ सिर्फ पर्सनल नहीं रह गया था, वो कलेक्टिव बनने लगा। आयुष ने अब अपनी लाइफ को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया था। वो जानता था कि पेन, लॉस और ग्रीफ जिंदगी का हिस्सा है, और उनसे भागना नहीं बल्कि उनके साथ जीना आना चाहिए। वो ये भी जानता था कि प्यार करने का मतलब है एक दिन दुख को स्वीकारना, क्योंकि जहां कनेक्शन होता है वहां लॉस भी होता है, लेकिन उस लॉस को डिनाई करना उस प्यार को डिनाई करने जैसा होता। अब जब भी वो उस बैल्कनी में बैठता, चाय पीता
और हवा से बातें करता तो उसे लगता कि उसके पापा वहीं कहीं हैं, उस हवा में, उस खामोशी में, उस चाय की भाप में, और वो सॉफ्टली मुस्कुराता जैसे कह रहा हो, पापा मैं अब अकेला नहीं हूं, मैं आपके ग्रीफ को अपने साथ प्राउडली लेकर चलता हूं, क्योंकि वो आपकी याद का हिस्सा है और मेरी पहचान का भी। उसने अपने एक नोट में लिखा, ग्रीफ इज नॉट अ शैडो बिहाइंड मी, इट इज द लाइट दैट मेक्स माई लव विजिबल इवन आफ्टर डेथ। और यही था उसकी जर्नी का आखिरी लेकिन सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव चैप्टर। अब उसकी कहानी पूरी नहीं लेकिन कंप्लीट थी। जिंदगी में दर्द, असफलता, अकेलापन और खो जाने का डर सब कुछ था, लेकिन इन सब के बीच भी मीनिंग, कनेक्शन और लव था। आयुष अब कोई परफेक्ट इंसान नहीं था, लेकिन वो रियल था। उसने जिंदगी की हर लेयर को जिया था और उसी में उसकी विक्ट्री थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।